फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कार्बोज, प्रोटीन, फैट्स और किसको मिनरल्स को कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग अपनी क्लास को विटामिन से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, विटामिन। ओके, आज हम लोग विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने ये बहुत डेली हम लोग के वर्ड मतलब ये क्लास में ये डिस्कशन डेली एक वर्ड आता है, चय, अपचय, उपचय, अपचय। ये मतलब है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले ये जानना जरूरी कि ये चय, अपचय, उपचय, अपचय ये है क्या। हम लोग डेली बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में कार्बो जितने हैं वो चयापचय में सहायक होते हैं, हमारे फैट्स जितने हैं वो चयापचय में सहायक होते हैं। तो ये उपचय, अपचय ये सब है क्या। आज इसके बारे में पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चयापचय ये क्या है। तो चयापचय जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चयापचय इसको हम मेटाबॉलिज्म। ओके, अपचय इसको कैटाबॉलिज्म। सुना होगा आप लोगों ने कई बार ये नाम। हम लोगों की डेली की क्लास में ये वर्ड्स बार बार यूज होते हैं। तो सबसे पहले कई लोगों शायद किसी को पता भी होगा, बट ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोगों को आगे की चीज पढ़नी है। ओके, उपचय, उपचय को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ओके, तो चयापचय जो है अपचय और उपचय इन दोनों क्रियाओं के दौरान हमारा चयापचय, हमारी चयापचय की क्रिया पूर्ण होती है। तो इसलिए चयापचय और उपचय क्या है, पहले हम इसको जाने। अपचय को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। अब चयापचय को ही हम लोग उपापचय भी कह सकते हैं। क्या, उपापचय। ओके, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना कि चयापचय उपचय दिया रहता है तो उपचय का मीन्स क्या हुआ और चयापचय में मीन्स क्या हुआ। तो उपापचय और चयापचय एक ही चीज है जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जानेंगे हम अपचय। अपचय किसे कहते हैं। तो अपचय जो है भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। ओके, और उपचय क्या है, भोज्य पदार्थों के माध्यम से पोषक तत्वों को प्राप्त करना उपचय यानी एनाबॉलिज्म कहलाता है। ओके, तो और ये क्या है, शरीर भोजन द्वारा शरीर में ऊर्जा को प्राप्त करना ही, ऊर्जा को प्राप्त करना भोजन द्वारा क्या कहलाता है, हमारा चयापचय कहलाता है। तो ये बात समझ में आई। अपचय क्या हुआ, भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़े में टूटना ही अपचय कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म यानी अपचय कहलाता है। ओके, जैसे हमारी बॉडी में जब भोजन जाता है, हम किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वो तो उसी रूप में तो हमारे शरीर में जाता नहीं है कि भोजन गया बस वहीं से हमको ऊर्जा मिल गई, डायरेक्ट से सारे पोषक तत्व मिल गए। पहले उसका छोटे छोटे टुकड़े में वो विभाजित होता है, फिर उसके द्वारा हम पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। जब हमारी बॉडी में पोषक तत्व आते हैं तो वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही अपचय कहलाता है। और भोजन के द्वारा पोषक तत्वों को, ये आपका हो गया, भोजन के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही
उपचय यानी एनाबॉलिज्म कहलाता है, उपचय कहलाता है। ओके, भोजन के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही उपचय कहलाता है। और ये शरीर में भोजन का, हमारी बॉडी में भोजन का ऊर्जा के रूप में बदलना ही, ऊर्जा के रूप में बदलना ही चयापचय यानी उपचय या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ओके, तो इन दोनों अपचय और उपचय की क्रियाओं के दौरान हमारी चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपन्न होती है। तो अपचय में हमारे क्या होता है, जब भोज्य पदार्थ हमारी बॉडी में जाता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, फिर उसके द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसको हम उपचय कहते हैं। फिर पोषक तत्वों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो विभिन्न पोषक तत्व जो है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करती है, वसा ऊर्जा प्रदान करती है। तो पोषक तत्व जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो शरीर में भोजन का ऊर्जा के रूप में बदलना ही चयापचय कहलाता है। लास्ट प्रोसेस हमारा चयापचय होता है। तो चयापचय जो है इन दोनों क्रियाओं से मिलकर हमारा चयापचय बनाया है, या इन दोनों क्रियाओं के दौरान हमारी चयापचय की क्रिया संपन्न होती है। तो भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना उपचय कहलाता है, भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही उपचय कहलाता है, और शरीर में भोजन का ऊर्जा के रूप में बदलना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ओके, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे हम लोगों ने बोला ना, कार्बोहाइड्रेट चयापचय में सहायक होता है, विटामिन भी चयापचय की क्रिया में सहायक होती है। तो इसलिए पहले ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन जो है किसी को मतलब इसका एक्चुअली जो मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन, ये नहीं पता रहता, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, माइक लगाना भूल गई थी, आवाज क्लियर हो रही है। तो हम लोग आज विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा विटामिन्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है विटामिन्स क्या है। विटामिन्स हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो? विटामिन्स को हमने बताया था विटामिन्स हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो। और विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो माइक्रो है, बाकी के जो प्रोटीन, कार्बोज, फैट्स, ये सभी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के। ये हमने बार बार इसको रिपीट किया है, आप लोगों के दिमाग में ये तो चीजें बैठ गई होंगी। तो ये विटामिन्स हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो विटामिन्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम जो है रोग रोधी, प्रतिकर्मक और प्रतिरक्षाकारी भी कहते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन्स को रोग रोधी, प्रतिकर्मक और रक्षाकारी भी कहते हैं विटामिन्स को। और विटामिन का काम क्या है? विटामिन का मेन कार्य जो है सुरक्षा प्रदान करना। विटामिन जो है हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षात्मक तत्व। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक तत्व या सुरक्षात्मक खाद्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक खाद्यम। ओके, सुरक्षात्मक खाद्यम या सुरक्षात्मक तत्व। विटामिन्स को हम इन वर्ड से भी उच्चारित कर सकते हैं। रोग रोधी, प्रतिकर्मक और प्रतिरक्षाकारी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विटामिन्स को रोग रोधी, प्रतिकर्मक, रोग रोधी, प्रतिकर्मक
और प्रतिरक्षाकारी भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरक्षाकारी। ओके, तो जैसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, रोगरोधी प्रतिकर्मक किसे कहते हैं, किस तत्व को, पोषक तत्व को हम रोगरोधी प्रतिकर्मक कहते हैं या प्रतिरक्षाकारी कहते हैं, या सुरक्षात्मक खाद्यान्न हम किसे कहते हैं। ओके, तो विटामिन्स को हम सुरक्षात्मक खाद्यान्न, रोगरोधी प्रतिकर्मक और प्रतिरक्षाकारी भी कहते हैं, और ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का या कार्य, ये हमें रोग से रक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन से विभिन्न रोगों में हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। और ये जो है विटामिन, ये हमें ऊर्जा तो प्रदान नहीं करता, ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते, बट ये ऊर्जा तो नहीं प्रदान करते, बट ऊर्जा के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। जैसे ऊर्जा को हमारी बॉडी में पहुंचाने, यहाँ से वहां तक पहुंचाने का कार्य विटामिन करते हैं, बट ऊर्जा नहीं प्रदान करते, ये हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते, ऊर्जा के स्थानांतरण का कार्य करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण। ओके, तो पूछे विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऊर्जा हमें ये बिल्कुल नहीं प्रदान करते, ये ऊर्जा के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। तो विटामिन हमें रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सुरक्षात्मक तत्व भी में कहा जाता है। ओके, और विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। किसने किया था, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था 1911। किसने किया था विटामिन का आविष्कार, विटामिन का आविष्कार या खोज जो भी हुआ, फंक ने, किसने, फंक ने किया। कब किया, फंक ने 1911 या 12 भी कहीं कहीं है, 12 में किया, कहीं कहीं 12 भी है। जैसे क्या है, कहीं कहीं दिया विटामिन का आविष्कार फंक ने 1912 में किया, बट थायमिन हमारा जो, जिसको हम विटामिन 1 बोलते हैं, इसका आविष्कार दिया है फंक ने ही किया, 1911 में किया। तो थायमिन का आविष्कार विटामिन के पहले थोड़ी ना हो गया, पहले विटामिन का आविष्कार होगा फिर थायमिन का होगा ना, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो 1911 या 12 में फंक ने किया था। ओके, तो विटामिन का आविष्कार 1911 में जो है फंक ने किया था। और विटामिन शब्द भी, मतलब अगर पूछा विटामिन शब्द किसने दिया विटामिन का नाम, तो भी आप बोलेंगे फंक ने दिया। और ये हमारा कार्बनिक तत्व है, विटामिन एक कार्बनिक तत्व है। क्या है, विटामिन कार्बनिक तत्व है। हमारे जितने भी पोषक तत्व है वे सभी कार्बनिक है, बट मिनरल हमारा कार्बनिक तत्व नहीं है। अच्छा, ये कार्बनिक तत्व है क्या, इसके बारे में क्या आप लोग जानते हैं? कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये है क्या? तो हमने बताया ना, कार्बनिक और वो विटामिन हमारे कार्बनिक तत्व हैं। तो कार्बनिक तत्व वो तत्व है जो एंजाइम के संपर्क में आकर अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन हुआ, ये अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल में टूटकर परिवर्तित हो जाता है ना, प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में ही तो परिवर्तित होता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। तो ऐसे तत्व कार्बनिक तत्व हम कहते हैं, ऐसे पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो एंजाइम्स के संपर्क में आकर, एंजाइम्स के संपर्क में आकर अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम कार्बनिक तत्व कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक
बोलते हैं। ओके, जैसे प्रोटीन जो है टूटकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है ना, तो हमारे कार्बनिक तत्व में कौन कौन से आते हैं? कार्बोज, कार्बोज भी एंजाइम के संपर्क में आकर रूप को परिवर्तित, प्रोटीन, और क्या हुआ? वसा और विटामिन। ये सारे हमारे कार्बनिक तत्व है, क्योंकि ये सभी एंजाइम्स के संपर्क में आकर अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कार्बनिक तत्व हुए, इसको हम ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ओके, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। और अकार्बनिक, अकार्बनिक आपका अकार्बनिक तत्व, इसको इनऑर्गेनिक। ओके, तो ऐसे तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो एंजाइम्स के संपर्क में आकर अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं, उनका पाचन नहीं, उनका अवशोषण होता है, वे स्वयं के द्वारा ही अवशोषित किए जाते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक तत्व कहते हैं। ऐसे पोषक तत्व जिसमें एंजाइम की प्रतिक्रिया नहीं होती है, बल्कि वे स्वयं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक तत्व कहते हैं। इसमें एंजाइम्स की प्रक्रिया नहीं होती है, एंजाइम्स की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि ये स्वयं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, बल्कि स्वयं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ? मिनरल, फॉर एग्जाम्पल मिनरल। ओके, हमने मिनरल्स के चैप्टर में आपको बताया था कि खनिज लवण का जो है पाचन नहीं होता है, इसका क्या होता है? इसका अवशोषण होता है। तो खनिज लवण ही एक तत्व है जो अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें एंजाइम की प्रतिक्रिया नहीं होती, इसका पाचन नहीं होता, इसका अवशोषण होता है। बाकी जितने पोषक तत्व हैं ये एंजाइम के संपर्क में आकर अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, इस कारण इन्हें कार्बनिक तत्व कहते हैं। इसमें हमारा कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी आते हैं, और अकार्बनिक तत्व में मिनरल्स आता है, क्योंकि उसका अवशोषण होता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कार्बनिक और कार्बनिक का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का। तो विटामिन हमारा क्या है? विटामिन हमारा एक सक्रिय कार्बनिक तत्व है, यानी इस पे एंजाइम की प्रतिक्रिया होती है, जिस दौरान यह अपने रूप को परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक कार्बनिक तत्व है विटामिन कार्बनिक तत्व है। ओके, तो हमने बताया ये विटामिन जो है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत विटामिन हमारी बॉडी में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, बट इसका हमारी बॉडी में रोल जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारी बॉडी में विटामिन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमें सुरक्षा प्रदान करने, रोग से रक्षा प्रदान करने, शरीर की वृद्धि में भी यह सहायक होती है। इसकी कमी से हमको कई सारे रोग हो जाते हैं, इसलिए इसकी मात्रा भले ही हमारी बॉडी में कम है, बट इसका रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो विटामिन हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये हमें रक्षा प्रदान करता है और ऊर्जा बिल्कुल नहीं प्रदान करता, बट ऊर्जा के स्थानांतरण का कार्य करता है, और इसको हम रोगरोधी, प्रतिक्रमक या प्रतिरक्षाकारी भी कहते हैं विटामिन को, और इसको सुरक्षात्मक खाद्यान्न के नाम से भी हम विटामिन को जानते हैं। इसका आविष्कार 1911 में फंक ने किया था। किसने किया था?
फंक ने किया था। यह एक कार्बनिक तत्व है और यह जो है हमारे उपापचय की क्रियाओं में यानी चयापचय की क्रियाओं में विटामिन सहायक होता। हमने बताया भी ना उपापचय चयापचय मेटाबॉलिज्म के बारे में कि यह हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो विटामिन जो है चयापचय की क्रियाओं में सहायक होता है। चयापचय की क्रिया हमारी उपापचय अपचय के दौरान संपन्न होती है। इस पूरी क्रिया को ही हम चयापचय कहते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और इसको मैं मिटा देती हूँ। जैसे विटामिन ए, सी, ई ये जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से विटामिन? कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, सी और ई ये हमारे क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ये हमारे जो मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल जो है मुक्त मूलक, ये तीनों को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ACE हमारे एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं और ये तीनों क्या करते हैं? मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल जो है ये मुक्त मूलक है। क्या? ये जैसे हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे सारी क्रिया के कोई भी हम क्रिया करते हैं, कपड़ा धुलने का काम, उसमें भी वेस्ट मटेरियल गंदगी निकलती है, सब्जी काटते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ गंदगी निकलती है। तो इन सब क्रियाओं के दौरान, सारी क्रियाओं के दौरान कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता। हमारी बॉडी में भी ठीक उसी तरह है। जब इतनी सारी क्रियाएं, पाचन तंत्र अपना काम कार्य कर रहा है, हृदय अपना कार्य कर रहा है, मस्तिष्क कार्य कर रहा है, महाशय अग्नाशय सारे अपने काम कार्य कर रहे हैं, फैट्स वगैरह का अवशोषण पाचन जो भी हो रहा है, इन सभी क्रियाओं के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में निकलते हैं ना। तो ये मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल जो होते हैं, ये जो है हमारी बॉडी में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ओके, तो मुक्त मूलक क्या है? ये हमारी बॉडी के वेस्ट पदार्थ है और एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन ए, सी, ई जो है इन वेस्ट पदार्थ को नष्ट करने का कार्य करता है। जैसे वेस्ट पदार्थ हुए, जैसे हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ अगर रह गए, उनका मतलब उनको नष्ट नहीं हुआ, तो ये ACE के द्वारा ही तो इनको मुक्त मूलक को नष्ट किया जाता है। अब मुक्त मूलक वो है, जैसे अगर ये हमारी बॉडी में रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे, तो आदमी क्या अपनी एज से ज्यादा अधिक एज का दिखेगा, जितनी इसकी एज है उससे अधिक का दिखेगा। शरीर में कोई ग्लो नहीं रहे, फेस पे कोई ग्लो नहीं रहेगा। तो ये जो है इसके नष्ट होने पे ही हमारे फेस पे ग्लो होता है और व्यक्ति मतलब कम एज का दिखता, नहीं तो बहुत ही ज्यादा एजड दिखेगा और पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं? मुक्त मूलक के कारण ही होते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उन्हीं के कारण होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन ए, सी, ई इनको नष्ट करने का कार्य करता है। इनको हम क्या कहेंगे? वेस्ट मटेरियल। ओके, तो मुक्त मूलक हमारे क्या? हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल है और ACE एंटीऑक्सीडेंट है, जो ये तीनों मिलकर ही हमारे मुक्त मूलक फ्री रेडिकल को नष्ट करने का कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है वेस्ट पदार्थ यानी मुक्त मूलक को हमारी बॉडी से नष्ट करने का कार्य करता है। अगर ये नष्ट नहीं होंगे तो आदमी जो है, इंसान जो है एज से अधिक दिखेगा फेस पे, उसके फेस पे ग्लो नहीं होगा, फेस पे दाने वगैरह पिंपल्स वगैरह निकल जाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी ACE का हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। पूछे एग्जाम में पूछ लेगा एंटीऑक्सीडेंट
कौन कौन से हैं विटामिन, आप क्या बताएंगे? ये 3 A, C, E हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के अंतर्गत आते हैं। ओके, और एंटीऑक्सीडेंट पाया किसमें जाता है? ये रंग बिरंगे फल और सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रंग बिरंगे फल और सब्जियों में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट रंग बिरंगे फल और सब्जियों में पाया जाता है। सब्जियों में पाया जाता है। ओके, अब रंग बिरंगे फल, जैसे ये नहीं हुआ कि हम अगर एप्पल खा रहे हैं तो डेली एप्पल ही खाएं, डेली हम जो है अंगूर ही खाएं, ऐसा नहीं। कभी एप्पल खाया, कभी अंगूर खाया, कभी संतरा खाया, इस तरह चेंज करते रहेंगे तो सारे विटामिन हमारी बॉडी को मिलते रहेंगे। नहीं तो बस एक मिलेगा, दूसरे की कमी हो जाएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, सी, ई रंग बिरंगे फल और सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन जो है हमारी बॉडी में उसी फॉर्म विटामिन के रूप में स्टोर नहीं होता। विटामिन और मिनरल जो है हमारी बॉडी में जिस फॉर्म में लेते हैं उसी फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं। ये उस फॉर्म में यानी उस रूप से चेंज होकर दूसरे रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। और हमारे जितने भी हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोज, ये सभी हमारी बॉडी में उसी रूप में पाए जाते हैं, उसी रूप में लिया जाता है। ये उसी रूप में स्टोर होते हैं और ये उस रूप में स्टोर नहीं होते हैं। ये दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। कौन कौन से? विटामिन और मिनरल। तो ये तो हुई हमारी विटामिन के बारे में कुछ बेसिक चीजें और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें। ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, कहने के लिए ये बेसिक है कि इतना तो हर कोई जानता है। बट इसको आप अगर ध्यान में रखेंगे कि आगे की चीजें को समझने में हमको आसानी होगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हर कोई जानता होगा। विटामिन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन हमारे 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। ओके, और दूसरा हमारा क्या हुआ? दूसरा हमारा है फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या है? फैट, चल नहीं रहा है। दूसरा हमारा होगा फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन। तो हमारे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील विटामिन और फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन। अब हमारे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ओके, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हमारे ए, डी, ई और के। ये सारे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर वसा नहीं रही हमारी बॉडी में तो इन तीनों का अवशोषण
ये हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा, इसका कोई भी फायदा हमारी बॉडी में नहीं होगा, क्योंकि वसा में ही यह घुलनशील होता है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी में ये कार्य कर पाता है। कौन कौन सा? विटामिन ए, डी, ई और के। और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब ये जो जल में घुलनशील विटामिन है, ये जो होते हैं, ये एक तरह से इसको हम कह सकते हैं बहुत ही मतलब कोमल या नाजुक होते हैं। जैसे ये जल पड़ने पे ही तुरंत से घुल जाते हैं, इनकी कुछ मात्रा तो सब्जी वगैरह आप धुलेंगे तो कुछ मात्रा वैसे ही बेकार चली जाती है, तो इनको हम एक तरह से कह सकते हैं ये बहुत ही नाजुक और कोमल प्रवृत्ति के होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, कुछ तो हमारे नष्ट हो जाते हैं जल में घुलकर। तो विटामिन और बी और सी हमारे जल में घुलनशील विटामिन है, और वो वसा जल में घुलनशील विटामिन ये है। तो इनका जो है हमारे शरीर में बॉडी से जो पसीने निकलते हैं या यूरिन के माध्यम से इनका हमारे शरीर से ये हमारे शरीर से विसर्जित हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। किसके? विटामिन बी और सी पसीने और यूरिन के माध्यम से ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील होने का गुण इसमें पाया जाता है, जिस कारण ये हमारी बॉडी से पसीने और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए हमको प्रतिदिन जो है सी और बी का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमारे पसीने और यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमको विटामिन बी और सी का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। ओके, आई बात समझ में? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जल में घुलनशील हो गए, वो हमारे वसा में घुलनशील हो गए। अब विटामिन बी के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा आएगा? विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन B3, B5, B6, कई सारे मतलब विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। यानी विटामिन बी हमारा अकेला नहीं है, इसके कई फ्रेंड्स हैं, कई साथी हैं। एक तरह से इसकी बहुत बड़ी फैमिली है, यानी विटामिन बी को हम अकेला नहीं कह सकते, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। इसलिए हम विटामिन इन सभी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये हमारे विटामिन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बता दिया, कुछ बेसिक के बारे में, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बारे में, और कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व के बारे में। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर सॉल्युबल जितने विटामिन हैं, पहले हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल बी और सी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विटामिन बी से। तो विटामिन बी को हमने जैसा कि बताया कि विटामिन बी हमारा अकेला नहीं है, इसकी फैमिली बहुत लंबी, इसके फ्रेंड सर्किल जो है बहुत ही बड़े हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, B5 सभी इसके समूह है, तो हम इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका समूह बहुत बड़ा होने के कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। यह जल में घुलनशील होता है और यह हमारे शरीर में यानी बॉडी में जमा नहीं होता है या स्टोर नहीं होता है, यह यूरिन और पसीने के माध्यम से हमारी बॉडी से विसर्जित हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें इसकी पर्याप्त मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा प्रतिदिन लेनी चाहिए।
अब हम पढ़ेंगे विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1, विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हम थायमिन के नाम से भी विटामिन B1 को जानते हैं। इसे हम तंत्रिका शोधरोधी क्या कहते हैं? तंत्रिका शोधरोधी। ओके, और क्या कहते हैं? बेरी रोधी और अन्यूरिन भूख बढ़ाने वाला यानी हंगर विटामिन भी इसको कहते हैं। तंत्रिका शोधरोधी यानी एंटी न्यूरेटिक भी कहते हैं इसको। एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बेरी रोधी यानी एंटी बेरी। ओके, एंटी बेरी भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको थायमिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायमिन। और क्या कहा जाता है इसको? और क्या बोलते हैं? अन्यूरिन। इसको अन्यूरिन भी कहा जाता है। ओके, इसको हम और क्या कहते हैं? भूख लगने वाला भी विटामिन कहते हैं। भूख बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा? भूख बढ़ाने वाला विटामिन यानी हंगर विटामिन भी इसको कहा जाता है। यानी विटामिन B1 को इन कई नामों से जाना जाता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये सारे नाम आते हैं या पूछा जाता है तंत्रिका शोधरोधी किसको कहते हैं, किस विटामिन को, तो आप विटामिन B1। बेरी रोधी विटामिन B1। थायमिन किसे कहा जाता है? विटामिन B1। अन्यूरिन किसे कहा जाता है? विटामिन B1। भूख बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है यानी हंगर विटामिन कौन सा है? विटामिन B1। तो विटामिन B1 को थायमिन, तंत्रिका शोधरोधी यानी एंटी न्यूरोटिक विटामिन, एंटी बेरी, थायमिन यानी अन्यूरिन और हंगर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इन सभी के नामों को, विटामिन B1 के कई सभी नामों को आप नोट कर लीजिए। इसकी खोज भी हमने बताया ना, फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। तो विटामिन की खोज 1911 में हुई थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अब विटामिन B1 जो है इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? यानी थायमिन विटामिन B1 प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, ये देखते हैं। जैसे ये हमारे अनाज, चोकर और सोयाबीन, मांस, मछली, यकृत, अंडे का पीला भाग, दूध या दूध से बने पदार्थ, फलियां हुई जैसे मटर हुआ, सेम हुआ, दाल हुई, इन सभी चीजों में यह विटामिन B1 पाया जाता है। किसमें? अनाज,
फलियां, जैसे हमारा सेम, मटर, दाल, दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, और क्या हुआ, चोकर, फल, हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडा, अंडे का पीला भाग जो है, यकृत आदि, इन सभी में जो है हमारा विटामिन B1 पाया जाता है। सभी में विटामिन B1 पाया जाता है। सोयाबीन, ये सभी विटामिन B1 प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। और क्या हुआ, हमारा यीस्ट, खमीर में भी यहाँ अधिक मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। तो ये सब हमारे विटामिन B1 यानी थायमिन प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। यह जो है हमारा थायमिन जो है कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। और विटामिन B1 जो है ये यानी थायमिन भूख बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए हम इनको हंगर विटामिन भी कहते हैं। और क्या करता है ये जो है एंजाइम के साथ, विभिन्न एंजाइमों के साथ मिलकर सह एंजाइम का भी कार्य करता है। तो अब हम विटामिन बी के कार्यों को नोट कर लेते हैं। यह तंत्रिका, हृदय और जो पेशियां हैं, इनके कार्यों के नियमन का कार्य भी विटामिन B1 यानी हमारा थायमिन करता है। विटामिन B1 के कार्य ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज और अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। उपापचय में सहायक। और क्या करता है, ये हमारे एंजाइमों, जो हमारी बॉडी में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसके साथ मिलकर सह एंजाइम का भी कार्य करता है। एंजाइम सह एंजाइम के रूप में सहायक, एंजाइम्स के रूप में सहायक। और क्या करता है, भूख बढ़ाने का कार्य भी यह करता है ना, हंगर विटामिन भी इसको बोलते हैं। और थायमिन जो है भूख बढ़ाने का कार्य करता है। अतः यह हमारी वृद्धि में, शरीर की सामान्य वृद्धि में भी सहायक होता है। अतः यह शरीर के सामान्य वृद्धि में सहायक होता है, ओके। और क्या कार्य करता है, ये हमारी तंत्रिका, पेशियां और हृदय के कार्यों का नियमन करता है। तंत्रिका, पेशियां और हृदय के कार्यों का नियमन करता है, ओके। तो ये भूख बढ़ाने का भी कार्य करता है और नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। यानी हमारे नर्वस सिस्टम को, नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में सहायक। बहुत नीचे हो जा रहा है ये लिखने में,
तो इसके विटामिन बी1 यानी थायमिन के कौन कौन से कार्य हैं? ये कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। एंजाइम, विभिन्न एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम के रूप में भी यह सहायक होता है। यह विटामिन बी1 जो है यह भूख बढ़ाने का कार्य करता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होती है। तंत्रिका, पेशियों और हृदय के कार्यों का नियमन भी यह करता है। और नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम जो हमारे हैं उनको सही से सुचारू रूप से चलाने में विटामिन बी1 थायमिन सहायक होता है। ओके, तो ये सारे हमारे विटामिन बी1 के कार्य हो गए। आप इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारा विटामिन बी1 जो हमने बताया बहुत ही नाजुक प्रवृत्ति का होता है। तो ये 20 डिग्री टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। मिनट तक गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ओके, ये 20 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम इसको 30 मिनट तक गर्म करते हैं तो यह विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, इसको धुलने पर जल में घुलनशील होने के कारण जल में धुलने पर या जल में घुलनशील होने के कारण या धुलने पर क्या होता है, धुलने पर 20 से 50% तक हमारा विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। कितना खराब हो जाता है ये? 20 से 50% तक धुलने पर ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह जल में घुलनशीलता का गुण पाया जाता है हमारे थायमिन में यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन में जो है जल में घुलनशीलता का गुण पाए जाने के कारण या धुलने पर 20 से 50% तक विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। 20 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म करने पर 30 मिनट तक तो भी यह नष्ट हो जाता है। या तांबे के धातु के संपर्क में आता है तो भी यह खराब हो जाता है। मीठा सोडा का अगर इसके साथ यूज करते हैं तो भी यह खराब हो जाता है। इसलिए हम बोलेंगे जल में घुलनशील वाले बहुत ही नाजुक हैं। अब इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका शोथ नामक भी रोग कहते हैं। बेरी नामक रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसको हम तंत्रिका शोथ नामक रोग भी कहते हैं। यह मुख्यतः नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, हृदय और किससे, रक्त संस्थान से, रक्त परिवहन के संस्थान से जुड़ा हुआ है। तो इसकी कमी से इन सभी को प्रॉब्लम होती है। तो नोट कर लीजिए इसकी कमी से क्या होता है। क्या इसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा, बेरी नामक रोग, बेरी नामक रोग जिसे तंत्रिका शोथ भी कहा जाता है। ऐसे समय बेरी को तंत्रिका शोथ भी कहते हैं। इससे हमारा क्या है, नाड़ी संस्थान और कौन सा, पाचन संस्थान और कौन सा, रक्त परिवहन संस्थान, हृदय एवं रक्त परिवहन संस्थान, हृदय एवं रक्त परिवहन संस्थान प्रभावित होता है। इसमें बेरी रोग में हमारा
इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, ये सभी हमारे बेरी-बेरी रोग में नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, हृदय और रक्त परिवहन संस्थान, ये सभी हमारे प्रभावित होते हैं किसमें? बेरी-बेरी रोग में, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। अब विटामिन बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी-बेरी रोग जो है ये कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के हैं। बेरी-बेरी नामक रोग कितने प्रकार के हैं? इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? बेरी बेरी, इसको कौन कौन से? शुष्क बेरी-बेरी, कौन सा है? शुष्क बेरी-बेरी, इसको क्या कहते हैं? ड्राई बेरी-बेरी। ओके, और दूसरा हमारा क्या हुआ? आग बेरी-बेरी, इसको क्या कहते हैं? वेट। और बेरी-बेरी, और तीसरा लास्ट हमारा कौन कौन सा हुआ? बाल बेरी-बेरी, यानी जो बच्चों में होता है, बाल बेरी-बेरी, यानी चाइल्ड बेरी-बेरी। चाइल्ड बेरी-बेरी। अब ये सभी हमारे कितने हैं बेरी-बेरी के प्रकार? शुष्क बेरी-बेरी, ड्राई बेरी-बेरी, आर्द्र बेरी-बेरी और बाल बेरी-बेरी। तो बाल बेरी-बेरी जो है ये बच्चों में होते हैं, और शुष्क बेरी-बेरी जो होता है ये हमारे वयस्कों में होते हैं, यानी 40 साल से जो कम के एज वाले हैं, 40 के अंदर वाले, उनको शुष्क बेरी-बेरी। आर्द्र बेरी-बेरी 40 से ऊपर वाले, यानी वृद्धावस्था में होता है, और बाल बेरी-बेरी बच्चों में होता है। ओके, या वयस्कों में 40 साल के पहले वाले में, और या वृद्धों में होता है। वृद्धों में यानी 40 के बाद वाले, और वो बच्चों में होता है 2 से 6 माह के बच्चों में। बच्चों में कौन से? 2 से 6 माह वाले में। 2 से 6 माह के बच्चे बाल बेरी-बेरी के अंतर्गत आते हैं। ये वयस्कों में होता है शुष्क बेरी-बेरी, और आर्द्र बेरी-बेरी वृद्धों में होता है, बाल बेरी-बेरी बच्चों में होता है। और इसके द्वारा हमारा शुष्क बेरी-बेरी में, इससे हमारी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, हाथ पैरों की जो नाड़ियां हैं वो प्रभावित होती हैं, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, और क्या है? हाथ पैर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं। और क्या होता है? नाड़ी संस्थान जो है, यानी नाड़ी की संवेदना जो है वह शून्य हो जाती है। नाड़ियों की संवेदना शून्य हो जाती है, इसमें जैसे क्या होता है ना, कभी कभी जैसे संवेदना में जैसे ये होता है कि छूने पे कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है, तो वो क्या होता है? नाड़ियों की संवेदना शून्य हो जाती है, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, हाथ पैर की नाड़ियां भी प्रभावित होती हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी हो जाता है।
पेरिफेरल पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस में क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में जैसे सुइयों के चुभने जैसी पीड़ा होती है। ऐसा लगता है ना कि जैसे सुई का चुभन हल्का हल्का वैसा पेन होता है। कैसा, मांसपेशियों में सुई के चुभने जैसी पीड़ा, मांसपेशियों में सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती है। ओके, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस में क्या होता है, मांसपेशियों में सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती है। वार्निक्स काफ सिंड्रोम, ये किस में होता है, ये भी जो है शुष्क बेरी बेरी में ये सारे परेशानियां आपको देखने को मिलती है। तो वार्निक्स काफ सिंड्रोम जो होता है ये मदिरा पान करने वालों में अधिक होता है। ये किसमें होता है, वार्निक्स काफ, मदिरा पान करने वालों में अधिक होता है। मदिरा पान करने वालों में अधिक होता है। इसमें क्या होता है, नाड़ी संस्थान में विकृति हो जाती है और भूलने की बीमारी हो जाती है। और क्या होता है, कुछ भी नया सीखने की इन लोगों की इच्छा यानी ललक नहीं रह जाती। जैसे हर इंसान होता है ना, कुछ नया सीखने का, कुछ नया कर दिखाने का एक इच्छा होती है ना, तो इन लोगों में वो इस बीमारी में वो ललक इच्छा नहीं रह जाती। कैसे रहेगी, जब मदिरा पान करेंगे उनका माइंड तो उसी में रहेगा कि कहाँ से हमको नया पैक मिले, कहाँ से नई बोतल मिले, उनका माइंड तो उसमें रहेगा। उसमें ये थोड़ी ना रहेगा कि हम नया कुछ सीखे। तो उनको जो है मदिरा पान करने वालों में ये अधिक होता है और इनमें भूलने की बीमारी पाई जाती है, कुछ नया सीखने की इच्छा यानी ललक नहीं होती है और नाड़ी संबंधी विकृति भी देखने को मिलती है। इसमें वार्निक्स काफ सिंड्रोम में। तो शुष्क बेरी बेरी वयस्कों में होता है। इसमें मांसपेशियां प्रभावित होती है, हाथ पैर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं और नाड़ियों की संवेदना जो है वो शून्य हो जाती है यानी कुछ पता नहीं चलता है। और पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है यानी मांसपेशियों में सुई के चुभन जैसा पीड़ा यानी पेन होता है। और वार्निक्स काफ सिंड्रोम में यह जो मदिरा पान अधिक करते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो शुष्क बेरी बेरी में ये सारे लक्षण, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और इसमें आंत बेरी में पाचन संस्थान और नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। क्या, पाचन संस्थान एवं मांसपेशियां, पाचन संस्थान एवं मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। तो आंत बेरी बेरी वृद्धों में होता है, इसमें पाचन संस्थान एवं मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और क्या हो जाता है, और इसमें ओडिमा हो जाता है। क्या होता है, ओडिमा हो जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर में पानी भर जाता है, शरीर में पानी भर जाता है और सूजन हो जाती है बॉडी में, और सूजन हो जाती है। तो ओडिमा में क्या होता है, शरीर में पानी भर जाता है और बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो आर्ध बेरी बेरी वृद्धों में होता है यानी 40 के बाद वालों में होता है। इसमें पाचन संस्थान एवं मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और ओडिमा हो जाता है यानी ओडिमा के लक्षण यानी ओडिमा देखने को मिलता है जिसमें शरीर में पानी भर जाता है और शरीर में स्वेलिंग हो जाती है। और ये जो है 2 से 6 माह के बच्चों में होता है
और माता के दोषपूर्ण स्वास्थ्य के कारण, किसके कारण? माता के दोषपूर्ण स्वास्थ्य, माता के दोषपूर्ण स्वास्थ्य के कारण यह बीमारी होती है बच्चों में, यानी बाल बेरी नामक रोग माता के दोषपूर्ण स्वास्थ्य के कारण होता है। और इसमें हृदय एवं नाड़ी प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है? हृदय एवं नाड़ी, हृदय एवं नाड़ी प्रभावित होती है और 2 से 6 माह के बच्चों में होता है। और ये हमारा बाल बेरी भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोटिक टाइप। बाल बेरी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कार्डियोवास्कुलर और इसमें क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है, लेने में सांस लेने में कठिनाई होती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती। क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये हमारा कार्डियोवास्कुलर, इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरा हमारा क्या है? न्यूरोटिक टाइप। कौन सा? न्यूरोटिक टाइप, बेरी न्यूरोटिक टाइप। इसमें क्या होता है? न्यूरोटिक टाइप जो है इसमें नाड़ी संस्थान हमारा प्रभावित होता है। क्या होता है? नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। ओके, तो बाल बेरी को 2 भागों में हम समझ सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोटिक टाइप। कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है और हार्ट बीट जो होती है हमारी बढ़ जाती है। न्यूरोटिक टाइप में नाड़ी संस्थान हमारा प्रभावित होता है। तो बाल बेरी 2 से 6 माह के बच्चों में होता है और हृदय एवं नाड़ी इसमें प्रभावित होती है। तो ये हमारा बेरी 3 रूप में देखने को मिलता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? विटामिन B1 की कमी से हमें अधिक पसीना आना, घबराहट, बेचैनी, बेहोशी और बहुत ज्यादा गंभीर हालत होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। विटामिन B1 की अधिकता, इसमें क्या होता है? इसमें अधिक होने पर विटामिन B1 अत्यधिक पसीना आता है, व्यक्ति को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बेहोश भी हो जाता है, इलाज न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो अत्यधिक पसीना और क्या है बताया? घबराहट, बेचैनी, बेहोशी और इलाज ना होने पर मृत्यु हो जाती है। ओके, तो विटामिन B1 यानी थायमिन की अधिकता से पसीना, घबराहट, बेचैनी, बेहोशी, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो आज हम लोगों ने विटामिन B1 यानी थायमिन के बारे में पढ़ा। अब विटामिन B1 भी हमारा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है विटामिन B1 की कमी से, थायमिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आप बताएंगे बेरी रोग होते हैं।
और कौन सा विटामिन जो है हमारा जल में घुलनशील है, कौन सा हमारा फैट सोल्यूबल है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए आगे के बारे में हम लोग कल अपनी क्लास को इसी के बारे में फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कल एक नए विटामिन के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।